Okay, class 10. Now we move on to the next lecture. In this, we will talk about the role of technology. The role of technology में आपको बताया जाएगा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। टेक्नोलॉजी में क्या क्या रहा, तो ये जो टेक्नोलॉजी रही इसका बहुत बड़ा असर रहा 19th सेंचुरी में, जिसमें रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ्स ये चीज़ें आई दुनिया के सामने। ये चीज़ें बिल्कुल नई थी जिन्होंने दुनिया के बहुत सारे हिस्से पर अपना असर छोड़ा। टेक्नोलॉजिकल एडवांस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो जो टेक्नोलॉजिकल ये जो एडवांसमेंट थी ये किस चीज़ का रिजल्ट थी? ये थी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक फैक्टर्स का। अब लोग जल्दी इधर उधर जाना चाहते थे, व्यापार तेजी से करना चाहते थे, बड़े लेवल पे करना चाहते थे, राजनीति प्रभावित हो रही थी। तो उसकी वजह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें रेफ्रिजरेटेड शिप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे, जिन्होंने बड़ी संख्या में लोगों तक खाना पहुँचाने का काम किया। वो खाना जो ख़राब हो जाता था, पेरिशेबल था। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फूड ट्रैवल करके गया था, तो ये फूड ट्रैवल क्यों कर पा रहा था? बिकॉज ऑफ रेफ्रिजरेटेड शिप्स। क्योंकि पहले मांस वगैरह को जब भेजा जाता था तो वो सड़ जाता था या ख़राब हो जाता था, तो उसकी वजह से मांस अमीरों की ही डाइट में आपको दिखाई देगा। तो जो रिच क्लास थी वही अफोर्ड कर पाते थे मीट, चिकन एंड ऑल अदर नॉन वेज आइटम्स। लेकिन आफ्टर द कमिंग ऑफ रेफ्रिजरेटेड शिप्स, नाउ पुअर ऑल्सो कैन हैव मीट इन देयर डाइट। वो भी अब नॉन वेज खा सकते थे। पहले क्या होता था, जब रेफ्रिजरेटेड शिप नहीं थे तो जानवरों को शिप में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता था जहाँ पर उनको बेचना होता था। तो इस शिपमेंट में क्या होता था, बहुत सारे जानवर बीमार हो जाते थे, क्योंकि एक एक महीने की लंबी यात्रा होती थी। तो जानवर बीमार हो जाते थे, मर जाते थे। तो बहुत ही कम जानवर जो थे वो डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते थे, और कम मीट की वजह से मीट के प्राइसेस बढ़ जाते थे, जो दिक्कत की बात थी। लेकिन रेफ्रिजरेटेड शिप जब आया तो यहाँ पुअर भी मीट को अफोर्ड करने लगे थे, और मीट की डाइट प्रोटीन या ताकत की बात करें तो काफ़ी ठीक होती है। तो इस डाइट की वजह से गरीबों का जीवन हेल्दी हुआ, और ज़्यादा ताकतवर हुए, और ज़्यादा उनकी लाइफ बढ़ी। It greatly facilitated the shipment of frozen meat from America, Australia, New Zealand to different European countries. तो इन देशों से फ्रोजन मीट दूसरे देशों में, दुनिया भर के देशों में ट्रेड किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया, जिसका असर पड़ा ओवरऑल लोगों की ज़िंदगी पर, उनके लाइफस्टाइल पर। इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो इंडेंचर्ड लेबर किसे कहते हैं? वो मजदूर जो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं, अपने गांव शहर को छोड़कर दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में जाते हैं। तो ये एक बॉन्डेड लेबर होता था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। इंडेंचर्ड लेबर वॉज मीन्स अ बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। जिसमें जो लेबर होता था वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था कि हम यहाँ पर इतने समय तक रहेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। इट ब्रॉट हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी जो झूठ होती थी, दिखावा होती थी। ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया जाता था ताकि गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो दूसरी जगह पर काम करने के लिए। लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। जो कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें होती थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती थी, और जो रियलिटी होती थी वो रियलिटी बहुत ही कठोर होती थी। तो इसकी वजह से कुछों की कमाई तो बहुत बड़ी, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो मिल मालिक थे, जो माइन ओनर थे। लेकिन वो लोग गरीब में चले गए जो मजदूर थे। तो किसी के लिए ये अमीरी, किसी के लिए पैसा लेकर आया, और किसी की ज़िंदगी को इसने नरक बना दिया। तो ये था इंडेंचर्ड लेबर। तो भारत से इंडेंचर्ड लेबर कहाँ से गई? ईस्टर्न यूपी, बिहार, और भारत के बहुत सारे गरीब देशों से, महाराष्ट्र के जो सूखे के इलाके हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के गरीब इलाके, वहाँ से लोग गए। कॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबर, इनके पीछे कारण क्या थे? क्यों ये ऐसी नरक वाली जिंदगी जीने में इंटरेस्टेड थे? तो यहाँ पर मोस्ट केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ ईस्टर्न यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु। दीज रीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस मैनी सोशल चेंजेस लाइक कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन, लैंड रेंट्स
एंड द लैंड्स वर क्लियर फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। और ये जो लोग अपनी देश को छोड़कर दूसरे देशों में इंडेंचर्ड लेबर बनकर गए, इसके पीछे कारण था बहुत सारे सामाजिक बदलाव, जिसमें उनकी कॉटेज इंडस्ट्री, कोई कपड़ा बनाता था, कोई मटके वगैरह, कोई कुछ बनाता था। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो थी, ये इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के आने के कारण ख़त्म होती जा रही थी। कपड़ा बाहर से आ रहा था और दूसरे आइटम बाहर से आ रहे थे। तो ये जो कपड़ा उद्योग था भारत का, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री में या इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगे हुए वर्कर थे, आर्टिजन थे, वो बेचारे अब अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, पेट भरना था। दैट इज़ वाई दे वर रेडी टू वर्क एज इंडेंचर्ड लेबर। जो गरीब किसान थे, वो लैंड रेंट्स बढ़ता जा रहा था, जिस ज़मीन पे वो खेती करते थे उसका किराया बढ़ता जा रहा था, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, तो उनको भी खेती छोड़कर लेबर बनना पड़ा। ये और बहुत सारे किसानों के खेत माइंस और प्लांटेशन के लिए साफ कर दिए गए, उनको निकाल दिया गया वहाँ से। तो ये जो 19th सेंचुरी का सिस्टम था इंडेंचर लेबर का, इसे स्लेवरी भी कहते हैं। स्लेवरी मतलब क्या होता है? गुलामी। तो ये इंडेंचर लेबर एक तरह की गुलामी थी। Jose Arrecius Carnival in Trinidad when worker of all races and religion join in celebrating। बहुत सारे ऐसे त्यौहार इन देशों में मनाए जाते हैं जो भारत की कल्चर को, भारत के धर्म को दिखाते हैं। तो ये चीज़ें रही इम्पोर्टेंट। चटनी म्यूज़िक वहाँ पर आया, जिससे कहते हैं भाई मिक्सअप इंडियन म्यूज़िक और अफ्रीकन म्यूज़िक का। बहुत सारे हमारे यहाँ के जो लोग वहाँ पे गए, आज उनके बच्चे वहाँ के देशों में काम कर रहे हैं। जैसे वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में भारत के बहुत सारे आपको नाम दिखाई देंगे, उनके यहाँ पर आपको सरकारी ऑफिसर्स भारत के बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। तो ये वही लोग थे जिनके दादा परदादा वहाँ पे इंडेंचर लेबर बनकर गए थे। तो उनकी वजह से क्या हुआ, उनके कल्चर में भी चेंजेस देखने को मिला। So this is end of lecture 3. Next lecture we will talk about late 19th century and colonialism and all other type of globalizations. Okay.